नमस्कार। 2026 के चुनावी युद्ध के लिए तमिलनाडु में सेना सज गई है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और अन्ना द्रमुक के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय कह सकते हैं क्योंकि एक ही राज्य में है, तो जो भी हैं वो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक जो भी कहना चाहें, ई पलनीस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान दीजिएगा के अन्नामलाई जो उस समय तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे। इन तीनों की प्रेजेंस में और भी नेता थे, दोनों पार्टियों के प्रेजेंस में घोषणा की गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2026 के लिए अन्ना द्रमुक एनडीए में शामिल हो गया है, यानी बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन हो गया है। आपको याद होगा कि 2019 का लोकसभा और 2021 का विधानसभा चुनाव भी इन दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। लेकिन जयललिता के निधन के बाद से अन्ना द्रमुक में अंदरूनी संघर्ष अपने चरम पर था। पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, कई फैक्शन बन गए थे। सबसे बड़ा फैक्शन था ई पलनीस्वामी का, दूसरा था ओपीएस यानी ओ पनीर सेल्वम का, तीसरा टीटीवी दिनकरन का जो शशिकला के साथ थे, और शशिकला। ये चार फैक्शंस में पार्टी बटी हुई थी। तो 2021 के चुनाव में गठबंधन तो हो गया अन्ना द्रमुक और बीजेपी का, लेकिन अन्ना द्रमुक के कैडर ने ही अन्ना द्रमुक का साथ नहीं दिया। उनको लगा कि पार्टी जो है वो बिखराव की स्थिति में है, और सबसे ज़्यादा उनकी नाराज़गी थी भाजपा से कि भाजपा अन्ना द्रमुक को तोड़ने का काम कर रही है। ये जो पार्टी में टूट हो रही है, इसके पीछे भाजपा का हाथ है, और भाजपा जो है वो अंदरूनी मामले जो अन्ना द्रमुक के हैं उनमें दखल दे रही है। तो भाजपा से नाराज़गी थी, और चूंकि भाजपा से गठबंधन किया उस समय की पार्टी ने, तो इसलिए उससे भी नाराज़गी हुई, और नतीजा आपको मालूम है क्या हुआ। प्रचंड बहुमत मिला डीएमके वाले गठबंधन को। अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं। इस बीच में 2023 में गठबंधन टूट गया, दोनों पक्षों ने घोषणा की, और 2024 का चुनाव अकेले अकेले लड़ा। बीजेपी के साथ अन्ना द्रमुक का जो ओपीएस का फैक्शन था और टीटीवी दिनकरन का फैक्शन था वो थे, उनके साथ मिलकर बीजेपी लड़ी। बीजेपी ने इस बीच में अपनी ताकत बढ़ा दी, इसका एहसास अन्ना द्रमुक को और पूरे प्रदेश को करा दिया। के अन्नामलाई का ही ये करिश्मा था कि बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में 11% वोट लाने में सफल रही। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बात समझ में आ गई कि हम अपनी ताकत धीरे धीरे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लंबी छलांग नहीं लगा सकते। अगर हमको लंबी छलांग लगानी है तो हमको अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। और लंबी छलांग से मतलब राजनीति में आप भी समझते हैं कि अगर सत्ता में आना है या सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आपको अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा। आपको जो भी सहयोगी मिले, ताकतवर सहयोगी मिले तो और अच्छा है, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर लड़ने की स्थिति में होंगे। के अन्नामलाई और ई पलनीस्वामी में नहीं पड़ती थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर चुके थे। अन्नामलाई का मानना था कि हम अन्ना द्रमुक से लड़कर ही उसका वोट हथिया सकते हैं, हम नंबर 2 की पार्टी बन सकते हैं। तो पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए अन्ना द्रमुक को कमज़ोर करना, उसके बाद डीएमके से लड़ना, द्रमुक से लड़ना। ये योजना तो बहुत अच्छी थी, रणनीति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें समय लगता। और इस रणनीति पर चलने का मतलब है कि 2026 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, डीएमके को एक बार फिर से वॉकओवर देना। वो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी हालत में नहीं चाहता था। और दूसरी समस्या सामाजिक आधार को लेकर थी दोनों पार्टियों के नेताओं की। तमिलनाडु के ई पलनीस्वामी भी गौडर समाज से आते हैं जो पिछड़ा वर्ग में है, और अन्नामलाई भी गौडर समाज से आते हैं जो पिछड़ा वर्ग में है। तो दोनों का जो है सामाजिक आधार एक था, तो उसकी भी लड़ाई थी कि गौडर समाज का बड़ा नेता कौन बनेगा। तो ई पलनीस्वामी किसी तरह से अन्नामलाई के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन भाजपा अन्नामलाई को, पिछले वीडियो में मैंने कहा था, बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती थी।
इसलिए कल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अन्ना द्रमुक ने शर्त रखी थी के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाने की। तो अमित शाह ने कहा के अन्नामलाई यही बगल में बैठे हुए हैं। अन्ना द्रमुक ने कोई शर्त नहीं रखी, न हमने रखा। फिर उनसे पूछा गया कि जो बाकी फैक्शंस हैं एआईडीएमके के, तो उन्होंने कहा कि हम अन्ना द्रमुक के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका फैसला उनकी पार्टी करेगी, यानी ई पलनीस्वामी करेंगे। तो बाकी फैक्शंस को, मतलब ओपीएस और खासतौर से टीटीवी, दिनकरन और शशिकला को ये संदेश दे दिया बीजेपी ने कि भाई अगर आपको राजनीति में तमिलनाडु की बने रहना है तो आपको समझौता करना पड़ेगा ई पलनीस्वामी से, और उसी समझौते के जरिए आप एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप विलय करेंगे या उनसे कोई सीट का तालमेल करेंगे, ये आप पर है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है, बल्कि दो बातों पर। एक, उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के बारे में पूछा गया था शायद, क्योंकि सवाल सुनने को मिला नहीं, तो उन्होंने कहा सीटों का बंटवारा और सरकार आने पर मंत्रिमंडल और उसके विभागों का बंटवारा हम आपस में बैठकर कर लेंगे। तो इससे आप समझिए कि बीजेपी का लक्ष्य क्या है, वो हासिल कर पाएगी नहीं, ये तो मई 2026 में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए, यानी एनडीए की सरकार लाने के लिए काम कर रही। दूसरा, के अन्नामलाई के बारे में पूछा गया। तब तक जो है वो नॉमिनेशन हो चुका था स्टेट प्रेसिडेंट के लिए। नैना नागेंद्रन, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जिनका नाम बताया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ये पहले अन्ना द्रमुक में थे। जयललिता के निधन के बाद इन्होंने अन्ना द्रमुक छोड़ दिया 2017 में और बीजेपी में आ गए थे। और ये थेवर समाज से आते हैं, तो बीजेपी का जो सामाजिक आधार है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इन्होंने नॉमिनेशन भरा, अकेला नॉमिनेशन था, तो इसलिए निर्विरोध जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष का मामला सुलझ गया है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अमित शाह की ध्यान देने लायक, वो के अन्नामलाई के बारे में पूछा गया कि उनकी क्या भूमिका होगी। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में अभूतपूर्व काम किया है और के अन्नामलाई का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर होगा, यानी के अन्नामलाई दिल्ली आ रहे हैं। अब उनका पद क्या होगा, किस रूप में होंगे, ये आने वाले 3-4-6 दिनों में जो है तय हो जाएगा। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि एक नए राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने जा रहे हैं के अन्नामलाई। तमिलनाडु से इस तरह का इतना बड़ा नेता जिसकी लोकप्रियता हो, जिसका जनाधार हो, इससे पहले भाजपा के पास कभी नहीं था। ऐसा नहीं कि भाजपा के पास दक्षिण में नेता न रहे हों, और दक्षिण में भी खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की। कर्नाटक में तो रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा जो है भाजपा के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता आज भी हैं। हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स से, यानी चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं। उनका बेटा इस समय प्रदेश अध्यक्ष था, उसके खिलाफ भाजपा के ही एक नेता जो है, वरिष्ठ नेता थे, वो बोल रहे थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो पार्टी ने साफ संदेश दे दिया। लेकिन अभी कर्नाटक की बात नहीं कर रहे। तमिलनाडु से किसी नेता का राष्ट्रीय फलक पर पहुंचना भाजपा के संगठन में, वैसे तो आप कह सकते हैं दक्षिण से भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आखिरी अध्यक्ष भाजपा के दक्षिण से जो है वो जो बाद में उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू थे। उसके अलावा बंगारू लक्ष्मण जो आंध्र प्रदेश से आते थे, और एक और नेता। तीन लोग जो है दक्षिण से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दक्षिण से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष न रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन के अन्नामलाई की तुलना इनमें से किसी से नहीं हो सकती। के अन्नामलाई का जिस तरह का क्रेज़ है तमिलनाडु में, खास तौर से युवाओं में, उस तरह के क्रेज़ वाला कोई नेता तमिलनाडु से भाजपा में कभी आया नहीं, कभी रहा नहीं। तो इस मायने में के अन्नामलाई, और दूसरा उम्र उनके साथ है, अभी 40 के भी नहीं हुए हैं। आईपीएस ऑफिसर थे, आईपीएस की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है। और तमिलनाडु जैसे राज्य में भाजपा का संगठन खड़ा कर दिया। फिर कह रहा हूँ 11% वोट लाना, जहाँ राजनीति दो पार्टों में बटी हुई हो, दो ध्रुवीय हो गई हो,
द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच में, वहाँ कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो 1967 तक वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी थी, उससे बहुत आगे निकल चुकी है भाजपा तमिलनाडु में। और इस चुनाव में मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस जो है अभी भी हाशिए पर है, पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे पहुंच सकती है। अभी उसकी जो भी हैसियत है वो द्रमुक से गठबंधन के कारण है। अकेले भाजपा का मुकाबला करने की हालत में कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं है, बहुत पीछे है। तो तमिलनाडु की ये जो रणनीति बनी है, चुनाव से एक साल पहले गठबंधन का फैसला हो जाना, ये भी तय हो जाना कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, यानी मतभेद के जो संभावित मुद्दे हो सकते हैं उन सबको पहले ही दूर कर लिया जाएगा। इस तरह की रणनीति बनाकर भाजपा कम से कम तमिलनाडु में कभी नहीं लड़ी। जहां दूसरे गठबंधन हुए वहां भी कुछ न कुछ मुद्दे रहते हैं। यहां ऐसा नहीं कि सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बड़े मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा चुनाव से पहले। तो दोनों तरफ से स्पष्टता है। ये भी स्पष्ट कर दिया गृह मंत्री ने कि इस गठबंधन के नेता ई पलनीस्वामी होंगे और सरकार बनी तो ई पलनीस्वामी ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके ये गठबंधन चुनाव में जाएगा। तो तमिलनाडु की राजनीति की दृष्टि से, दक्षिण भारत की राजनीति की दृष्टि से और भाजपा की राजनीति की दृष्टि से मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा कदम है। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं कि गठबंधन नहीं हुए। अन्ना द्रमुक से भी जयललिता के रहते हुए बीजेपी गठबंधन कर चुकी है और द्रमुक से करुणानिधि के रहते हुए कर चुकी है। लेकिन तब पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि जो मिल जाए वो कृपा समझकर ग्रहण कर लो। आज वो स्थिति नहीं है। आज बिल्कुल बराबरी नहीं तो कम से कम सशक्त नंबर 2 की स्थिति में गठबंधन में भाजपा है। और इस स्थिति में, इस ताकत से भाजपा तमिलनाडु में कभी नहीं रही। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अन्ना द्रमुक को जाता है। और प्रधानमंत्री लगातार उनका जो तमिलनाडु पर फोकस है, काशी तमिल संगमम, उसके अलावा तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु में विकास की उनकी योजनाएं और लगातार तमिलनाडु के दौरे, इन सब का असर है। आप देखिए, जिस पार्टी का नंबर 2 का नेता उदयनिधि स्टालिन बयान देता है कि सनातन धर्म बीमारी है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 साल पुरानी बात है। और अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, द्रमुक सरकार में जो वन मंत्री हैं और द्रमुक के नेता हैं, उन्होंने भगवान शंकर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। उस पर सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आई वो कनिमोझी, जो सांसद हैं द्रमुक की और करुणानिधि के परिवार की हैं, उनकी बेटी हैं, और MK स्टालिन की जो है चचेरी बहन हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन हुआ है पिछले 10-11 साल में तमिलनाडु में, और उससे भी ज़्यादा पिछले 2-3 साल में। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना हो, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ हो, और सबसे ताज़ा महाकुंभ का आयोजन, इन सब का असर धीरे धीरे रिस रिस कर पहुंच रहा है नीचे, और उसका असर दिखाई दे रहा है। ये भाजपा की बढ़ी हुई ताकत है जिसके कारण अन्ना द्रमुक इस तरह के समझौते के लिए तैयार हुई है। इसको मैं लगभग बराबरी का समझौता मानता हूँ। बीजेपी कम सीटें लड़ेगी अन्ना द्रमुक से, ये तय है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना है। ई पलनीस्वामी को बीजेपी जो है और NDA अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगा, लेकिन उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं होगी जैसी पहले हुआ करती थी। यहाँ तक कि 2021 में भी जब जयललिता नहीं थी, तब भी जो गठबंधन हुआ था उससे भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में भाजपा इस समय तमिलनाडु में है। तो के अन्नामलाई दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
तो भाजपा की राजनीति में प्रदेशों के स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। ये इस बात का संकेत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।